मोनिका अग्रवाल और आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज सरफेस टेंशन। जैसा आपको पता है हम कर रहे हैं नीट 2021 के लिए क्रैश कोर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें जो चीजें जो फॉर्मूलाज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एज इट इज आपको एग्जाम में लगाना है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। बहुत ही इजी चैप्टर, एकदम स्मूथली हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? आप सबको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पता होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बेटा? इट इज द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये दो टाइप का होता है। पहला है कोहेसिव फोर्स और दूसरा है एडिसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम एडिसिव फोर्स बोलते हैं। सो व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। And what is adhesive force? It is the force of attraction between different molecules. ये जो adhesive या cohesive force है ये distance को inversely relation है, लेकिन कितने पावर को? 8th पावर। So it is inversely proportional to the 8th power of distance, where r is the distance between the two molecules. उसके बाद जो चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से हमेशा जो लिक्विड सरफेस है वो अपने एरिया को छोटा करना चाहता है। वापस सुनिए, सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसकी वजह से वो अपने एरिया को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर आप किसी भी सरफेस पे, टेबल पे या फ्लोर पे अगर आप लिक्विड डाल देते हो, मतलब वाटर पोर करते हो, तो आप देखते हो वाटर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कभी ध्यान नहीं दिया तो अभी जरूर करके देखिएगा। आप लोग जरा सा अभी पॉज करने की जरूरत नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना। लिंक लेक्चर का टूटना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा पानी पोर करेंगे तो आप देखेंगे जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो सरफेस टेंशन को हम जो सिंबल है उसका कैपिटल टी है एंड दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके, सो दिस इज F by L, वेयर बेसिकली आप ऐसे समझिए किसी लिक्विड सरफेस पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है जिसकी लेंथ L है और जिसपे एक साइड से फोर्स लग रहा है दैट इज F. सो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सामने सामने दिख रहा है न्यूटन पर मीटर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन होगा m1 l0 t-1, बिकॉज फोर्स का होता है m1 l1 t-2 सॉरी होता है डिवाइडेड बाय लेंथ, तो l कट गया तो m1 l0 t-2। ये जो सरफेस टेंशन होता है ये किस पे डिपेंड करता है? दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। यानी हम किस लिक्विड की बात कर रहे हैं, मतलब हम ऑयल की बात कर रहे हैं, हम वाटर की बात कर रहे हैं, हम केरोसिन की बात कर रहे हैं, हनी की बात कर रहे हैं। तो सरफेस टेंशन उसके नेचर पे डिपेंड करता है। हालांकि वो एरिया या लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। यहां से आपको लगेगा कि वो लेंथ पे डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं है। ना वो लेंथ पे डिपेंड करता है ना वो एरिया पे डिपेंड करता है। बेसिकली डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस। ठीक है, तो वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है। अभी कुछ बॉडीज हैं उनके हम सरफेस टेंशन पे जो फोर्स लगता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो फोर्स की बात करने वाले। सो फोर्स क्या होगा बेटा? सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इनटू लेंथ। अब ये लेंथ क्या होगी यही हम ध्यान देंगे। अब बेटा ये एक नीडल है, तो जैसे ये नीडल आप समझिए, तो ये वाटर के साथ कांटेक्ट में है, तो ये वाला पार्ट वाटर के साथ कांटेक्ट में है और ये वाला पार्ट वाटर के साथ कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए शो किया है कि यहाँ पे इन दोनों साइड से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो अगर आपको इसको ऊपर उठाना है तो पहले तो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपको सरफेस टेंशन के वजह से जो फोर्स आ रहा है उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स कितना है? तो सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा बेटा F इज इक्वल्स टू T इंटू 2L। सिंगल L नहीं,
ये साइड का एल और ये साइड का एल दोनों भी आप कंसिडर करेंगे। ओके, उसके बाद ये एक हॉलो डिस्क है, जैसे आप समझिए जो पहले टाइप की सीडी होती थी ना, तो वहां पे आपको एक डिस्क है, बीच में भी होल होता था, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, जिसका अंदर का रेडियस R1 है और बाहर का रेडियस R2 है। तो यहाँ से भी ये लिक्विड के साथ कॉन्टैक्ट में होगी और यहाँ बाहर से भी, तो यहाँ पे दोनों पे फोर्स लगेगा। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस R2। उसके बाद नाउ दिस इज अ थिन रिंग लाइक अ बैंगल, ये बैंगल की तरह है जिसका रेडियस R है, तो यहाँ पे भी अंदर के साइड और बाहर के साइड दोनों साइड फोर्स लगेगा। सो दिस इज 2 पाई इंटू R प्लस R, सो बेसिकली दिस इज 4 पाई R इंटू T। मैं T लिखना तो भूल ही गई, यहाँ भी T आएगा, ये तो लेंथ हो गई, इंटू T से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नाउ नेक्स्ट इज डिस्क, फॉर द डिस्क दिस फोर्स इज F इंटू 2 पाई। अभी सिर्फ यही वाला बाहर वाला सरफेस ही लिक्विड के कांटेक्ट में है ना, अंदर तो पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 2 पाई R इंटू T। उसके बाद अगर हम एक स्क्वायर फ्रेम की बात करेंगे, स्क्वायर मतलब ये हॉलो है, हाँ, जिसकी लेंथ L है, तो यहाँ पे L L L L 4L बाहर कांटेक्ट में है, सिमिलरली अंदर भी खाली है, तो अंदर वाला भी 4L कांटेक्ट में है, तो ये फोर्स हो जाएगा 8L इंटू T। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये एक क्या बोल सकते हैं, भरा हुआ स्क्वायर है, दिस इज अ प्लेट, तो यहाँ पे सिर्फ बाहर वाले लिक्विड के साथ कांटेक्ट में होंगे, सो हियर द फोर्स इज 4L इंटू T। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, याद नहीं भी रह सकती तो आप समझ जाइए, तो समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। जो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में होगा उसको कंसिडर करना है, बाकी दूसरे को, जैसे यहाँ कांटेक्ट में R1 R2 दोनों का, अंदर वाला सरफेस बाहर वाला, तो दोनों कंसिडर किया। वेयर एज इन डिस्क अंदर से पूरा भरा हुआ है, सिर्फ बाहर वाला सरफेस ही, जो उसकी अपन बोल सकते हैं किनारी जो अपन बोलते हैं, सिर्फ वही कांटेक्ट में है, तो इसलिए यहाँ पे आया 2 पाई R। यहाँ पे फ्रेम में 8L आया और प्लेट में वही 4L आया। ओके, तो जब सम्स करेंगे तो जरा ध्यान से देखना क्या चीज दी है, फ्रेम है, प्लेट है, रिंग है, डिस्क है, क्या बोला है, जरा ध्यान से देखना। ओके, मेक अ नोट। अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। बेसिकली इसका एक डे टू डे लाइफ में भी हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप सबको एक काम करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर एग्जाम्पल देती तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी हमने क्या किया, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, एक्सेप्ट मोल्टन कैडमियम एंड मोल्टन कॉपर। मोल्टन कैडमियम एंड मोल्टन कॉपर, यहाँ पे मोल्टन लिखना रह गया अपना, तो मोल्टन कैडमियम और मोल्टन कॉपर को छोड़ के सबके लिए सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा विद द राइज इन टेम्परेचर। और धीरे धीरे अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। सो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम 0। ठीक है, तो बेसिकली अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कितना डिक्रीज हो जाएगा, अगर ये आपको निकालना है तो इसलिए फॉर्मूला देखो। बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सरफेस टेंशन है उसको हमने T0 मान लिया, हमने थीटा डिग्री सेल्सियस तक हमने टेम्परेचर राइज किया, सो द सरफेस टेंशन नाउ इज T। तो इसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू T0 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा, वेयर अल्फा इज नथिंग बट इट इज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये बेसिकली आपको एक लीनियर रिलेशन जैसा ही दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बट ये डिक्रीज होने वाला है, इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, मूविंग अहेड, इम्प्योरिटीज। अगर आप इम्प्योरिटीज डालते हैं तो क्या फर्क पड़ता है सरफेस टेंशन पे? तो इसमें 3 है बेटा, इफ इट इज हाईली सॉल्युबल, मतलब पूरी तरह से हमारे लिक्विड में जो इम्प्योरिटी है वो मिक्स हो गई है, तो द सरफेस टेंशन कैन इंक्रीज और कैन डिक्रीज, वी कैन नॉट से एनीथिंग। वो डिपेंड करता है कौन सी इम्प्योरिटी हमने उसमें ऐड की है, वो इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है। लेकिन अगर हमने पार्शली सॉल्युबल डाला है देन द सरफेस टेंशन विल डिक्रीज, और अगर हमने इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी डाली है तो भी हमारा सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल की बात करती हूँ। आप सबको पता है जब हम कपड़े धोते हैं तो हम उसमें वॉशिंग पाउडर डालते हैं। वॉशिंग पाउडर डालने से क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, लिक्विड का मतलब वाटर का, जिसकी वजह से वो इजीली कपड़ों के अंदर घुस जाता है। वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो इजीली कपड़ों के अंदर घुस जाएगा, और जब वो कपड़ों के अंदर घुस जाएगा तो वहां से डर्ट बाहर लेते हुए आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल,
आपने देखा होगा कि अगर कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होते हैं तो मम्मियां क्या करती हैं, उसको गर्म पानी में भिगोती हैं। उसका भी रीजन वही है, गर्म पानी में भिगोने से सरफेस टेंशन और ज्यादा कम हो जाता है। तो दो रीजन की वजह से सरफेस टेंशन कम हो रहा है। पहला तो हमने वॉशिंग पाउडर डाला और दूसरा गर्म पानी, तो दोनों की वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। तो अब वाटर कैन इजिली गो इनटू द क्लॉथ एंड रिमूव द डर्ट। तो ये हम डे टू डे लाइफ में देखते थे बट हमको पता ही नहीं था। दूसरा, अब देख सकते हो कि जब भी हम ब्रश करते हैं तो हम उस पर थोड़ा सा पानी अगर डालते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वो इजीली हमारे माउथ में स्प्रेड हो जाता है। तो वहां भी यही रीजन है। बेसिकली जो कोलगेट है वो हमारे सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है एंड इट कैन इजीली स्प्रेड इन दी माउथ। सरफेस टेंशन बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो वो स्प्रेड होने नहीं देगा, ठीक है, और अगर सरफेस टेंशन कम होगा तो वो स्प्रेड होने देगा। ये ऐसा चीज है, मतलब इजीली किसी के अंदर भी जाने देगा। अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो वो जाने नहीं देगा, वो ऐसे आप ऐसा बोल सकते हो पार्टिकल्स को कंबाइन करके रखेगा, साथ में होल्ड करके रखेगा। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या दिया है, ये एक फ्रेम जैसा है, सोप सोल्यूशन है। इसमें हमने थ्रेड डाल दिया, ये जो येलो मैंने है ये थ्रेड है। अब मैंने क्या किया, इसको बीच वाले को ऐसे पंचर कर दिया। अब मैंने पंचर किया तो यहाँ पे कौन सा शेप डेवलप होता है ये क्वेश्चन है, बट मैंने शेप आपको दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। हियर द शेप इज अ सर्कल। द क्वेश्चन इज यहाँ पे इसने शेप सर्कल क्यों बनाया, कोई और शेप क्यों नहीं बनाता है? द रीजन इज, मैंने आपको पहले ही बोला, सरफेस टेंशन हमेशा चाहता है अपने एरिया को छोटा करना। क्यों एरिया को छोटा करना चाहता है? बिकॉज इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट एरिया सो दैट इट कैन डिक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली क्या होता है, वो अपने एरिया को कम करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम खर्च होगी। तो हर एक चीज अपने लोअर मोस्ट एनर्जी स्टेट पे रहना चाहती है, तो इसकी वजह से वो अपने एरिया को छोटा करता है ताकि उसकी एनर्जी भी कम खर्च हो। ओके, सो हियर यहाँ पे वो उसको एरिया, ये वाला एरिया उसको छोटा करना है, बाहर वाला एरिया छोटा करना है। तो ये अंदर वाला एरिया सबसे बड़ा होना चाहिए। तो अंदर वाला एरिया अगर आप अलग अलग शेप के लिए देखोगे, बेसिकली आपने एक थ्रेड लिया, उस थ्रेड से आपने सर्कल बनाया, स्क्वायर बनाया, ट्रायंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम एरिया सर्कल के लिए आता है। तो इसकी वजह से जब हम पंचर करते हैं तो ये अंदर वाला हॉलो वाला एरिया मैक्सिमम होता है और बाहर वाला एरिया मिनिमम होता है, सो दैट इट कुड डिक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देखते हैं। ये एक ब्रश है, पेंट ब्रश, जिसको पहले हम बाहर रखते हैं, ड्राई है ये, तो इसके जो ब्रशेस के जो हेयर्स होते हैं वो ऐसे स्प्रेड होते हैं। अगर आप उसको लिक्विड में पुट करोगे, मतलब डिप करोगे, तो आप देखोगे कि वो सारे के सारे ब्रशेस के जो हेयर है वो ऐसे हो गए हैं, मतलब चिपक गए हैं, बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया। तो अगर ज्यादा स्प्रेड होंगे तो ज्यादा एरिया हो जाएगा, तो इसकी वजह से वो क्या करता है, उनके एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। आई होप आपको सरफेस टेंशन क्या है, वो हमेशा क्या करने की कोशिश करता है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। सरफेस टेंशन ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो कम से कम खर्च हो। क्लियर? ओके ओके, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज सरफेस एनर्जी और वर्क डन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सरफेस टेंशन का, इस पे आपको इजीली क्वेश्चन मिल सकते हैं, सो बी अ लिटिल केयरफुल। तो सरफेस एनर्जी बेसिकली जो भी हमने वर्क किया वही उसकी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उस वर्क का फॉर्मूला है T इंटू ए, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। सो बेसिकली सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का यहाँ पे एक रिलेशन में मिल गया, सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इंटू एरिया। लेकिन अगर सपोज हम एरिया चेंज कर रहे हैं, लेकिन पहले हमारा एरिया A1 है तो सरफेस टेंशन T है, फिर हमने फाइनल एरिया A2 कर दिया, सरफेस टेंशन तो T ही रहेगा। तो कितना हमने वर्क किया, जो भी हमने वर्क किया वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। सो बेसिकली कितना हमने वर्क किया उतना ही एनर्जी का इंक्रीज होगा। सो द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी दैट इज डेल्टा SE इज इक्वल टू द वर्क डन, कि कितना हमने वर्क किया। सो दैट इज इक्वल टू T A2 माइनस A1, दैट इज द फाइनल वर्क डन माइनस द इनिशियल वर्क डन। तो हम डिफरेंस निकाल के हमको इसका चेंज इन द सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दोनों फॉर्मूला, एक सरफेस एनर्जी का है और एक चेंज है। तो चेंज जब भी आएगा बेसिकली सरफेस टेंशन लिक्विड का कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे एरिया में ही चेंज आएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ड्रॉप है पहले जिसका रेडियस R1 है, इसको हमने इसका एरिया इंक्रीज करके R2 कर दिया।
तो बेसिकली हमने यहाँ पे इस पे कितना वर्क किया, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, सरफेस टेंशन T इंटू एरिया, डिफरेंस इन द एरिया। तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, 4πr2 स्क्वायर माइनस 4πr1 स्क्वायर। मैंने 4π कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इसी की जगह अगर हम बबल की बात करते हैं, ये बबल के लिए है, तो बबल में बेसिकली दो सरफेसेस होते हैं, बिकॉज बबल अंदर से हॉलो होता है, ड्रॉप अंदर से उसमें लिक्विड फिल्ड होता है, लेकिन बबल क्या होता है, हॉलो होता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो सरफेसेस हो गए जो एयर के साथ कांटेक्ट में है, एक आउटर सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में है और एक इनर सरफेस भी एयर के साथ कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मूला आएगा T इंटू 8π, दो एरिया है ना, इसके लिए 8πr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, गलती नहीं करनी। ड्रॉप के केस में 4πr स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन अगर हम बबल की बात करते हैं तो उसका एरिया हो जाता है 8πr स्क्वायर। इसके लिए यहाँ पे आया T इंटू 8πr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप। यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल R है। ये बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक हो गया है। द नंबर ऑफ ड्रॉप्स इज n एंड द रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप इज स्मॉल r। सो बेटा बेसिकली यहाँ क्या हुआ है, जो वॉल्यूम है वो सेम थी पहले और बाद में, वही यूज करके हमने कैपिटल R और स्मॉल r का एक रिलेशन निकाला है। कैपिटल R क्यूब इज n इंटू स्मॉल r क्यूब, सो कैपिटल R इज क्यूब रूट ऑफ n इंटू स्मॉल r। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी हम जब यहां से यहां जाएंगे तो ऑब्वियसली हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब कितना हम वर्क करेंगे, सो द वर्क इज नथिंग बट सरफेस टेंशन इनटू द चेंज इन एरिया। तो यहाँ पे कितना एरिया है, 4π कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पे कितना एरिया है, n इंटू 4π स्मॉल r स्क्वायर। ऑब्वियसली इसका एरिया ज्यादा होगा तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या आ गया बेटा, देखना t तो है ही 4 नॉर्मल वाला 4πt n r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ये नॉर्मल फॉर्मूला। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन पुट करके हम इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। ये आपको याद करने हैं और इतना टफ भी नहीं है। 6 से 7 बार आप इनको याद करेंगे, मतलब बोल बोल के, तो आपको याद हो जाएंगे। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है रिवीजन कैसे करना है, सुबह उठ के सबसे पहले 45 मिनट्स अपने फॉर्मूलाज के लिए डेडिकेट करने हैं, तो आप ये नहीं भूलेंगे। ओके, सो द वर्क डन इज 4πt कैपिटल R स्क्वायर n क्यूब रूट माइनस 1। अगर कैपिटल R की वैल्यू पता हो तो, बिकॉज वो सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होता है। दूसरा 4πt स्मॉल r स्क्वायर n रेज टू 2/3 क्यूब रूट ऑफ n माइनस 1, अगर स्मॉल r की वैल्यू पता हो तो। अगर आपको स्मॉल r और कैपिटल R पता है, n नहीं दिया, तो ये वाला फॉर्मूला 4πt r क्यूब 1 स्मॉल r माइनस 1 कैपिटल R, ये हमको याद रखना है। तो बेटा बेसिकली अगर आपको बड़े ड्रॉप से छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करना है तो आपको एक्सटर्नली इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल कुछ भी वर्क नहीं किया तो क्या होगा, देन क्या करेगा, ये जो ड्रॉप है ना अपनी एनर्जी डिक्रीज करेगा, बेसिकली अपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा। यहाँ पे इसका जो भी ड्रॉप होगा, आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, हम जो स्प्रेज यूज करते हैं, डीओज यूज करते हैं, तो आप देखते हो डीओज जब आप लगाते हो आपको ठंडा ठंडा फीलिंग आता है, वहां पे यही होता है। वहां पे क्या हो जाता है, बिग ड्रॉप से अपन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर इसका ज्यादा होता है, तो ये अपने ही खुद के टेम्परेचर को कम कर देता है। और टेम्परेचर फॉल होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी से यहाँ पे ये कन्वर्ट होते हैं छोटे छोटे ड्रॉप्स में। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इफ वर्क इज नॉट डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर किसी एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क नहीं किया तो क्या होगा, देन इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, वो अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ आने में टेम्परेचर का फॉल हो जाएगा, टेम्परेचर का फॉल होगा तो हमको ठंडा लगेगा, तो इसलिए जब हम स्प्रे करते हैं तब हमको कूलिंग इफेक्ट आता है। आप इस तरह से इसको याद रखेंगे, आप नहीं भूलेंगे। तो जब भी बड़े ड्रॉप से छोटे ड्रॉप में जाते हैं, अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है तो क्या होगा, द टेम्परेचर विल फॉल एंड देयर विल बी अ कूलिंग इफेक्ट। ओके, तो टेम्परेचर फॉल एंड देयर इज कूलिंग अकर्स।
सो लॉस इन एनर्जी, बेसिकली इसने कुछ एनर्जी लॉस की ना, और वही लॉस ने हमको वर्क करके दिया, तो कितनी एनर्जी लॉस की। सो दिस इज एम एस डेल्टा थीटा इंटू जे, जे बेसिकली जूल में हमने लिखा है इसके लिए। सो जे एम एस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू द वर्क डन, वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे। उसके बाद बेटा डेल्टा थीटा मतलब कितना टेम्परेचर में फॉल हुआ, so that is delta theta which is 4 pi t r cube by ms 1 by small r minus 1 by capital R। बट यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आप सबको पता है मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वो मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डाल देना। वॉल्यूम स्पीयर है बेसिकली, ड्रॉप्स क्या होते हैं स्पीयर, तो वॉल्यूम की जगह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो वहां से आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा दैट द फॉल इन टेम्परेचर इज 3t by JS rho 1 by small r minus 1 by capital R। क्लियर, मेक अ नोट। अभी हम बिल्कुल उल्टा पढ़ेंगे, मतलब हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉप्स थे, एन ड्रॉप्स थे जिनका रेडियस स्मॉल आर था, उनको कंबाइन करके हमने एक बड़ा ड्रॉप बनाया जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो इस केस में क्या होगा, तो वो रिलेशन वॉल्यूम तो आपको पता है हमेशा सेम आप इक्वेट कर सकते हो, तो वहां से ये वाले रिलेशंस बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं, कैपिटल आर इज क्यूब रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल आर। लेकिन इस केस में आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली एनर्जी ज्यादा थी और ये बनने के लिए एनर्जी कम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके पहले वाले में बिल्कुल उल्टा था, वहां पे हम बड़े ड्रॉप से छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहे थे, तो यहाँ एनर्जी कम थी और यहाँ एनर्जी ज्यादा थी। सो वी हैव टू गिव द एनर्जी, सो वी हैव टू डू सर्टेन वर्क। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है और यहाँ एनर्जी कम है, तो जब ये यहाँ से यहाँ आते हैं देन दे रिलीज द एनर्जी। तो यहाँ वही सेम फॉर्मूलाज हैं, मैंने इनसे थोड़ा सा खाली इसको वेरिएशन कर दिया है और मैंने फॉर्मूलाज वर्क जो था वो सरफेस एनर्जी हो गया है। सो दिस इज द सरफेस एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, ओके, सो दिस इज द रिलीज्ड एनर्जी। अगर अभी ये ड्रॉप ये रिलीज्ड एनर्जी ले लेता है तो अब ये क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को राइज करेगा। ध्यान से समझिए, वहां उल्टा होता था, वहां हमको वर्क करना पड़ता था, अगर हमने वर्क नहीं किया तो वो खुद के टेम्परेचर को कम करके वो वर्क करता था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर इस बड़े ड्रॉप ने वो रिलीज एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया तो उसने क्या किया, अपना टेम्परेचर राइज किया। तो फॉर्मूला वही है, खाली कॉन्सेप्ट उल्टा है। So if the energy release is absorbed by drop, its temperature increases. कितना, वही same formula आएगा। So absorbed energy increases its temperature by this much, same formula। हो सकता है उसने absorb नहीं किया तो क्या होगा, वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग। तो हमने वही लिखा, इफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज अगेन दिस सेम फॉर्मूला, ये वाला। तो यहां से आप सब्सटीट्यूट करोगे वही मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, आपको पता है वॉल्यूम क्या सब्सटीट्यूट करना है, तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर, हाँ, बिकॉज इसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आने वाली है। सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। मैं आपको बोलती हूँ आपकी एग्जाम में डायरेक्ट वो लोग फॉर्मूला पूछते हैं, तो आप ये वाले फॉर्मूला याद करने हैं आपको। दिस इज डेल्टा थीटा दैट इज द राइज इन द टेम्परेचर इज 3t बाय JS rho 1 by small r minus 1 by capital R, and here V is under root 6t by rho 1 by small r minus 1 by capital R। I am sure अभी आपको ये बहुत टफ लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि हमको याद नहीं करने, ये एग्जाम में नहीं आने वाले, बट हमको नहीं पता क्या एग्जाम में आ सकता है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको ये भी करना है। और ये फॉर्मूला आप 6 से 7 बार, याद नहीं हो रहे तो लिख लिख के प्रैक्टिस करिए जो टफ फॉर्मूलाज हैं, और फिर आपको आ ही जाएगा। कोई भी चीज इजी नहीं होती, अगर हमको कुछ बड़ा बनना है, अगर आपको जो आपने सोचा है वो चीज चाहिए, तो आपको ऑब्वियसली उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो देख लीजिए, अभी अपन देखते हैं प्रेशर डिफरेंस। बेसिकली क्या होता है ना, सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड सरफेस है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो बेसिकली ड्रॉप और बबल भी अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो मैटर अंदर है या लिक्विड जो है वो कंप्रेस होती है। कंप्रेस होती है तो यहाँ पे इंटरनल प्रेशर डेवलप होता है। ये इंटरनल प्रेशर जो है ये फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होने नहीं देता और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। लेकिन जो इंटरनल प्रेशर है
वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है। तो वो प्रेशर कितना ज्यादा होता है उसके लिए अभी हम कुछ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। समझ में आया? सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अंदर प्रेशर बढ़ता है। ये जो प्रेशर राइज हुआ है ये फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होने नहीं देता, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम आ जाता है। लेकिन ये जो अंदर वाला प्रेशर है ये बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है। तो हमेशा कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, हमेशा कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये प्लेन सरफेस है तो दोनों साइड प्रेशर सेम होगा, सो द प्रेशर डिफरेंस इज 0। यहाँ पे ये एक ऐसा सरफेस है तो ये साइड प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। तो ये साइड प्रेशर कितना ज्यादा है? दिस इज 2T/r, where T is surface tension and R is the radius। यहाँ पे हमने ऐसे ड्रॉ किया है, दिस इज द कॉन्वेक्स साइड एंड दिस इज द कॉनकेव साइड। तो मैंने आपको क्या बोला बेटा, हमेशा कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है। अगेन सेम 2T/r। हियर वी हैव अ ड्रॉप। इस ड्रॉप में अंदर और बाहर में कितना प्रेशर का डिफरेंस है, इसका भी फॉर्मूला है 2T/r। लेकिन अगर हम एक बबल की बात करते हैं तो बबल में बेसिकली 2 सरफेसेस होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे डेरिवेशन काफी सारा बड़ा है, बट हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ड्रॉप के केस में 2T/r एंड बबल इन एयर है तो ये हो जाएगा 4T/r। और लेकिन अगर बबल इन लिक्विड है तो ये 2T/r ही रहेगा। ओके, अभी यहाँ देख सकते हो ये एक लिक्विड सरफेस है जिसका रेडियस अलग अलग है। तो इन दोनों के केस में अंदर और बाहर का जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज T 1/r1 प्लस 1/r2। एंड हियर वी हैव अ फिल्म। दिस इज जस्ट अ लिक्विड सरफेस एंड दिस इज अ लिक्विड फिल्म, मतलब अंदर से ये खाली है और दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो इसके लिए आएगा बेटा 2T 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये इतने सारे केसेस के लिए प्रेशर आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल रखा है, इस पे भी डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाता है। यहाँ पे क्या बोला बेटा, 2 ड्रॉप्स हैं। ये वाला ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और ये वाला ड्रॉप है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और हमको दिख रहा है इसका रेडियस इससे बड़ा है। इन दोनों को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो सवाल है कि क्या होगा, ये एक्सपैंड होगा कि ये एक्सपैंड होगा, कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि दोनों एक्सपैंड होंगे, कि एक में एक्सपेंशन एक में कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा? तो बेटा हमेशा प्रेशर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया। तो बेसिकली कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा? तो बेटा प्रेशर और रेडियस आप कहीं पे भी देखोगे रिलेशन इनवर्स है, मतलब जहां पे रेडियस छोटा है वहां प्रेशर ज्यादा हो। यहाँ पे भी क्या होगा आप लोग देख सकते हो, इसका रेडियस बड़ा है और इसका रेडियस छोटा है। तो इसका रेडियस छोटा है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। ये हो सकता है ड्रॉप हो या बबल हो, दोनों में कोई भी केस हो सकता है। सो द एयर विल रश फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, जिसकी वजह से ये छोटा होते जाएगा और ये यहाँ एक्सपैंड होते जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट ये एमसीक्यू दिखेगा तो आई एम श्योर अभी आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। क्या होगा, क्यों जा रहा है वो भी समझ में आया, बिकॉज यहाँ पे रेडियस छोटा तो प्रेशर ज्यादा। प्रेशर ऑलवेज रश फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया, सो दिस विल गो ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड दिस विल गो ऑन एक्सपैंडिंग। ओके, मेक अ नोट। ओके बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जैसा आपको पता है कि हमारी जो लिक्विड है वो कुछ 3 तरह के मेनिस्कस बनाती है। इसमें पहला आपको मेनिस्कस दिख रहा है बेटा, इट इज अ कॉनकेव मेनिस्कस, जो ऊपर की तरफ कॉनकेव है। ये है प्लेन मेनिस्कस और ये है कॉन्वेक्स, अपवर्ड्स कॉन्वेक्स है। ये क्यों होता है बेटा? दिस डिपेंड्स अपॉन द एडहेसिव एंड द कोहेसिव फोर्सेस। अब बेसिकली हर एक मॉलिक्यूल पे, यहाँ पे अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं बेटा, तो इस मॉलिक्यूल पे टोटल 4 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्सेस तो लग रहा है ग्रेविटी का, जो नीचे की तरफ उसको खींच रहा है। एक फोर्स ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये इस लिक्विड अपने खुद के मॉलिक्यूल पे लगा रही है, जिसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। दूसरा एयर मॉलिक्यूल इस लिक्विड मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो एक एडहेसिव फोर्स है। और एक और एडहेसिव फोर्स ये जो सॉलिड है वो मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पे टोटल 2 एडहेसिव, एक कोहेसिव और एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस मॉलिक्यूल का मास बहुत ही कम है बेटा, तो इसकी वजह से इसमें जो ग्रेविटी का फोर्स है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरा जो एयर मॉलिक्यूल जिस पे फोर्स लगाते हैं, अगेन दैट एडहेसिव फोर्स इज वेरी वेरी लेस। तो अब सिर्फ 2 ही फोर्सेस पिक्चर में बचे। एक है कोहेसिव फोर्स जो खुद उसके ही मॉलिक्यूल्स उस पे लगा रहे हैं,
और एक है एडहेसिव फोर्स जो सॉलिड मॉलिक्यूल उस पर लगाते हैं। अब उन दोनों के बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा, प्लेन मेनिस्कस बनेगा कि कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। क्लियर हो गया? तो बेटा इस केस में पहले मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको बता देती हूँ। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग बट इट इज अ tangent on the surface of the liquid, and the angle between the tangent of the surface of the liquid and the solid is called as angle of contact. अगेन हमने क्या किया, सरफेस पे टैंजेंट ड्रॉ किया और ये जो हमारा सॉलिड था इसके साथ जो एंगल बनेगा इसका इन दोनों के बीच में, उसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो आप बोलोगे बस यहाँ तो दो एंगल बन रहे बेटा, एक ये वाला एंगल और एक ऊपर वाला एंगल। इसमें एक और कंडीशन है, वेयर द एंगल शुड बी इनसाइड द लिक्विड। तो ये एंगल तो ऑब्वियसली लिक्विड के अंदर नहीं है, ये तो बाहर है, तो हम ये एंगल नहीं लेंगे, हम ये एंगल लेंगे। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? इट इज द एंगल बिटवीन द टैंजेंट एंड द solid surface taken inside the liquid. तो यहाँ पे हमारा थीटा 90 डिग्री से कम आएगा, मीन्स इट इज अक्यूट एंगल। और ये जो लिक्विड है ये हमारे सॉलिड को गीला कर देगा, वेट कर देगा। और यहाँ पे जो कंडीशन थी बेटा, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स हमारा ज्यादा था कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स। सो ये कोहेसिव फोर्स इज लेस देन √2 टाइम्स Fa। अगर ये आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में दिया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सा एंगल होगा, अक्यूट एंगल होगा। कोहेसिव फोर्स अगर कम है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, देन इट इज अ concave meniscus and that is angle is 90 less than 90 degree. Okay, now next अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है that cohesive force is √2 times adhesive force, तो लिक्विड ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स, ये प्लेन मेनिस्कस बनाती है। Here the angle theta is 90 डिग्री और ये जो लिक्विड है ये हमारे सॉलिड को गीला मीन्स वेट नहीं करती। समझ में आ रहा है? ओके, इससे ज्यादा बहुत डिटेल इसकी जरूरत नहीं है। जितना मैं करा रही हूँ, जितना मैं बता रही हूँ उतना याद रखेंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है समझ गया? कॉनकेव मेनिस्कस कब बनेगा वो समझ गया, जब कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, एडहेसिव फोर्स। √2 Fa इज ग्रेटर देन Fc, तब हमारा कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा। यहाँ पे एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री। अगर Fc इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स Fa, देन यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा और ये प्लेन मेनिस्कस बनाएगा। अगर हमारा कोहेसिव फोर्स √2 टाइम्स Fa से ज्यादा है, तब जाके हमारा कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। और यहाँ पे अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करूं, सो दिस इज द टैंजेंट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड दिस इज द सॉलिड एंड वी हैव टू टेक द एंगल which is inside the liquid. So this is the angle. So here you can see this angle is a obtuse angle. So here we are getting a convex meniscus. Angle is greater than 90 degree and this cohesive force is greater than √2 times Fa. Clear? Okay. Next, अब मिस ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये क्या चेंजेस होता है, मतलब बाकी किसी चीज को अगर हम चेंज करते हो क्या कुछ अफेक्ट इस पे आता है? हाँ बेटा बिल्कुल आता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर हम चीजों को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है। दूसरा, अगर हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। उसके बाद और किस पे डिपेंड करता है बेटा? सॉलिड्स, लिक्विड एंड मीडियम अबव लिक्विड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे ये लिक्विड पे डिपेंड करता है, ये सॉलिड पे डिपेंड करता है और सॉलिड और लिक्विड के बीच में ऊपर जो मीडियम है उस पे भी ये डिपेंड करता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्लिनेशन, मतलब आप उसको सीधा रखो, आप उसको टेढ़ा रखो, आप 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, कितने भी एंगल पे आप इसको टर्न कर देंगे, यानी आप इसको इंक्लाइन कर देंगे, तो भी इस एंगल ऑफ कांटेक्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ओके, चलिए नोट डाउन करिए। नाउ नेक्स्ट इज कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी कुछ नहीं, बेसिकली आपको पता ही होगा, एकदम पतली पतली जो ट्यूब्स होती हैं उनको हम कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी में होता क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तब आपको फिर समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन क्या है। तो कैपिलरी इज अ वेरी फाइन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये ट्यूब को बहुत बड़ा दिखाया है ताकि हमको समझ में आ सके। इसको हमने किसी लिक्विड में डिप किया है। अभी बेटा यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स के नाम दिए हैं, A, B, C और D। ये जो पॉइंट A है
यहाँ पे बेसिकली ऐसा मेनिस्कस बन रहा है इस तरह से, दैट इज अ कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है। क्यों बन रहा है आपको पता है, यहाँ पे ऑब्वियसली अधीसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा, √2 मतलब इसके पहले किया था बेटा, √2F इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन रहा होगा। तो अब यहाँ पे ए पॉइंट है, डी, ये जो ए है ये जस्ट मेनिस्कस के बाहर है, डी जस्ट मेनिस्कस के नीचे है, बी एटमॉस्फेयर में है और प्लेन सरफेस के ऊपर, और सी प्लेन सरफेस के नीचे। अब बी पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और ए पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमको इतना तो क्लियर है कि ए और बी पे प्रेशर सेम है। उसके बाद बेटा बी और सी पे भी प्रेशर सेम, क्यों मिस, सी के ऊपर तो लिक्विड है, उसके ऊपर प्रेशर सेम कैसे बेटा, मैं एकदम सरफेस के जस्ट नीचे ले रही हूँ, तो आप ऐसा समझो कि उसके ऊपर कोई लिक्विड है ही नहीं जो उस पर प्रेशर लगा सके। तो प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी? बिल्कुल बोल सकते हैं। ए और बी पे प्रेशर सेम है, बी और सी पे प्रेशर सेम है, तो ए और सी पे भी प्रेशर सेम है। लेकिन ए और डी की अगर मैं बात करूं तो हमेशा पता है हमको कि कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो बेटा ए पे जो प्रेशर है वो डी से ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये भी हमको पता है, Pm माइनस पीडी इज 2T/r, वेर r इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। तो बेटा क्या हम ऐसा बोल सकती हूँ प्रेशर एट C इज ग्रेटर देन प्रेशर एट D? बिल्कुल, यानी C पे प्रेशर D से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? उतना ही जितना A पे ज्यादा था, दैट इज 2T/r। समझ में आया? मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है। क्या ये पॉसिबल है कि सेम लेवल पे एक जगह प्रेशर ज्यादा एक जगह प्रेशर कम? नहीं। द लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द हायर प्रेशर एंड टू द लोअर प्रेशर एंड, मतलब लिक्विड ऐसे फ्लो होने लगेगी। और कब तक फ्लो होगी? जब तक ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने वही लिखा है, यहाँ पे जैसे लिक्विड ऊपर राइज हो रही है तो लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर आ रहा है, तो हमने वही लिखा, डिफरेंस कितना था 2T/r। दिस 2T/r इज बैलेंस्ड बाय द लिक्विड। लिक्विड ऊपर गई तो D पे प्रेशर बढ़ गया। एक टाइम ऐसा आया जब C और D दोनों पे प्रेशर सेम हो गया, तब ये लिक्विड का राइज हो जाना बंद हो गया। तो यहाँ पे लिक्विड कॉलम में हमारी जो लिक्विड ऊपर गई है वो H हाइट तक गई है, तो हमने लिखा H rho G is 2T/R, where capital R is the radius of the meniscus। यहाँ पे ये हमारा मेनिस्कस जो फॉर्म हुआ है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमको पता है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी। मिस यहाँ पे थीटा कैसे मार्क कर दिया, ध्यान से सुनना बेटा। ये क्रॉस और ये ब्लू, मतलब इन दोनों के बीच में मैंने क्रॉस और सर्कल ड्रॉ किया, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इस ग्रीन वाले के ऊपर ये ऑरेंज वाला परपेंडिकुलर है और ये ब्लू वाले के ऊपर ये पिंक वाला परपेंडिकुलर है। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और इन दोनों के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दें तो उन दोनों परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा, तो वो मैंने लिख दिया। अभी अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं तो cos थीटा इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, सो cos थीटा इज स्मॉल r बाय कैपिटल R। सो कैपिटल R की वैल्यू मैंने लिखी r बाय cos थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहां से मुझे एक इंपॉर्टेंट H का फॉर्मूला मिल रहा है 2T cos थीटा बाय R rho G। बेटा अगर मैं प्योर वाटर की बात करती हूँ तो प्योर वाटर के केस में थीटा 0 होता है, तो ये फॉर्मूला 2T बाय R rho G हो जाता है। काफी जगह आपको रो की वैल्यू 1 दिखेगी बिकॉज CGS में रो की वैल्यू 1 होती है, तो H का फॉर्मूला 2T बाय RG लिखते हैं, बट फिर वो CGS में हो जाएगा। ये मैंने SI के लिए लिखा है, इसलिए मैंने रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की है। तो यहाँ पे जो लिक्विड है ये हमारा इतना H हाइट ऊपर जाएगा। क्लियर? वो किस किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे, सरफेस टेंशन पे, R rho G, इन सारे टर्म्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारा एंगल एक्यूट एंगल है, मतलब कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है, तो ये जो लिक्विड है ये ऐसे ऊपर राइज होगी। अगर यही हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये 90 डिग्री होता, ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ना ये लिक्विड राइज होगी ना ये फॉल होगी, ये जहां थी वैसे ही रहेगी। अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म होता है, मतलब ये यहाँ पे हमने मर्क्यूरी भर दी, तो इंस्टेड ऑफ राइज
इंस्टेड ऑफ राइज, अगर यहाँ तक हमने भरा है तो ये फॉल हो जाता है, फॉल, डिप, एंड कितने हाइट या कितने लेवल नीचे जाएगा ऐसा बोलना चाहिए, कितना डिप होगा उसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो चाहे ये राइज हो चाहे फॉल हो, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे मर्क्यूरी के केस में राइज होने की जगह फॉल होता है, या मर्क्यूरी में मैं ऐसा बोल सकती हूँ कभी भी जहां पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है, जहां पे हमारा थीटा ऑबिट्यूज है, वहां पे ये फॉल होगा। इज दिस क्लियर? जैसे अपन ने यहाँ पे बताया बेटा, अगर सारी टर्म्स में कांस्टेंट ले लू, टी, जैसे ये वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ से आई एच का फॉर्मूला क्या मिलेगा बेटा, देखो 2t बाय आर रो जी। अब t रो g कांस्टेंट है अगर, तो h और r का रिलेशन क्या आएगा, इनवर्स रिलेशन आएगा। मतलब अगर मेनिस्कस का साइज अगर बढ़ गया, ठीक है, तो h अपना ऑटोमेटिक फॉल हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। सो h r इज अ कांस्टेंट। या कैपिलरी के साथ भी आप रिलेशन निकाल सकते हो, कैपिलरी का जो रेडियस है ना उसके साथ भी इनवर्स रिलेशन ही आएगा। तो कैपिटल आर के साथ भी इनवर्स रिलेशन है और स्मॉल आर के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। ओके, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ इट विल एडजस्ट इट्स मेनिस्कस। इसका क्या मतलब है, सुनना बेटा, ये हमारा लिक्विड है, इसमें हमने कैपिलरी डाल दिया और कैपिलरी के केस में यहां तक लिक्विड का राइज हुआ, यहां तक लिक्विड इतना ऊपर आया। हमने क्या किया, इसको यहां से ही तोड़ दिया, कैपिलरी को तोड़ दिया। अब क्या होगा, क्या ये लिक्विड ऐसे फवारे की तरह बाहर निकलेगा, कैसे साइड से बाहर निकलेगा, क्या होगा कि बाहर नहीं निकलेगा। तो बेटा यहाँ पे लिक्विड बाहर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकला मिस, पहले तो वो h हाइट पे था, वो लिक्विड बाहर क्यों नहीं आ रहा है बेटा, वो ऑटोमेटिक अपने r को एडजस्ट कर देता है। जैसे ही उसने देखा कि मेरे पास उतनी हाइट ही नहीं, मेरी उतनी औकात ही नहीं कि मैं ऊपर जा सकूं, तो वो खुद को एडजस्ट कर लेता है। किसको, वो आर को चेंज कर देता है। तो वो ऑटोमेटिक आर को इंक्रीज करता है, तो एच हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो हमारा जो लिक्विड है वो वहीं तक आ जाता है और वो अपने आर को एडजस्ट करता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट है, बट हमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली आने चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, अगर हमने ऊपर से तोड़ दिया तो वैसे लिक्विड बाहर नहीं निकलेगी, वो अपने कैपिटल आर को एडजस्ट करेगी ताकि उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाए, या बोलना चाहिए कैपिटल आर को इंक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा, इफ कैपिलरी इज टिल्टेड, अगर हमने इस कैपिलरी को ऐसे टिल्ट कर दिया तो क्या होगा। तो बेटा अगर आप टिल्ट करोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है कैपिलरी में लिक्विड का राइज होगा, लिक्विड का राइज होगा, लेकिन उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो h के बराबर ही होगा। मतलब इस लिक्विड में जो राइज होगा, तो बेसिकली हमारी लिक्विड कुछ राइज हुई, यहां तक गई बेटा, तो ये हमारी लेंथ L है, लेकिन अगर इस आप L का वर्टिकल कंपोनेंट लोगे तो वो h के बराबर ही होगा। वापस सुनना, कैपिलरी को हमने डाला, इसको हमने टिल्ट किया, तो ऊपर जो लिक्विड है वो राइज हो रही है। क्यों राइज हो रही है, इसके लिए राइज हो रही है बिकॉज उसको उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो h ही चाहिए। तो कब तक राइज होगी, जैसे ही L cos अल्फा h के बराबर हो जाए, जो पहले था, पहले जो हाइट थी लिक्विड की वहां तक हो जाएगी, तो लिक्विड का राइज होना बंद हो जाएगा। सो h इज L cos अल्फा। समझ में आया? सो टिल्ट करने से लिक्विड तो राइज होती है, लेकिन तब तक ही राइज होती है जब तक उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो h के बराबर ना हो जाए। सो L cos अल्फा इज h। यहाँ भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ये वो पॉइंट है जहां मिस्टेक होती है, एंड यू नो कि आपको वो मिस्टेक नहीं करनी। सो मेक श्योर आपको ये समझ में आया और आप ये लिख के रख रहे हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इसमें कुछ डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ डबल बबल। ये बचपन में हम लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा, अभी भी आप लोगों ने देखा होगा। यूजुअली आपने देखा है सोप बबल में हम ऐसे एक रिंग डालते हैं और उसको ऐसे फिर फूंक मारते हैं, तो बबल फॉर्म होते हैं। कितना मजा आता था ना ये सब चीजें बचपन में करने के लिए। अभी भी आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे, वो लोग डेफिनेटली उनको बहुत मजा आता है ये सब करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे दो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये बड़ा बबल है, ये छोटा बबल है। ये छोटे बबल का रेडियस R1 है, बड़े बबल का रेडियस R2 है। बाहर प्रेशर एटमॉस्फेयर है, यहाँ प्रेशर P2, यहाँ प्रेशर P1। अब आपसे सवाल पूछा जाए किसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका रेडियस छोटा होता है उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो R1 का रेडियस छोटा है तो वहां प्रेशर ज्यादा है। सो P1 इज ग्रेटर देन P2। तो ऑब्वियसली आपको पता है
जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से एक मेनिस्कस फॉर्म हुआ है कॉनकेव का, जिसका जो कॉनकेव साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड है, कॉनकेव साइड इज टूवर्ड्स द हायर प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, इसके लिए कॉनकेव साइड यहाँ, और यहाँ प्रेशर कम है, इसके लिए यहाँ पे कॉन्वेक्स बना। इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसी स्मॉल आर की वैल्यू पूछी है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, वरना मैं आपको 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन है बता देती हूँ। तो बेटा पहले इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस लिखा, P2 माइनस P0 इज 4T by R2, और इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस लिखोगे तो P1 माइनस P0 इज 4T by R1। तो हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, P0 को बोथ साइड ले गए बेटा। अब आपको पता है कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1 इज ग्रेटर देन P2 ना। तो ये तो थोड़ा सा उल्टा हो गया बेटा, रुक जाओ, यहाँ पे 1 आएगा, P1 माइनस P2, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, यहाँ R1, यहाँ R2। हाँ अब सही लग रहा है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, सो P1 माइनस P2 इस P0 कट गया, 4T1 by R1 माइनस 1 by R2। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस है दोनों का, उसको हमने डेल्टा P नाम दे दिया। उसकी वजह से ये रेडियस फॉर्म हो रहा है, मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है, जिसको हम 4T by स्मॉल r बोल रहे हैं। 4T कट गया बेटा, तो 1 by r इज 1 by R1 माइनस 1 by R2। तो इसको सॉल्व करोगे तो R का फॉर्मूला मिलेगा R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा, तो बहुत ही अच्छा है, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बबल। यहाँ 2 बबल है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, एक का रेडियस A, दूसरे का रेडियस B। इन दोनों को कंबाइन करके हमने तीसरा बबल बनाया C। इसका डायरेक्ट रेडियस पूछते हैं, तो फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन था लंबा सा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। सो C इज अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वेन A एंड B आर द रेडियस ऑफ द 2 ड्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि सपोज आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, 2 ग्लास प्लेट्स है पतली पतली, उनके बीच में कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो आपको उनको अगर बोलते ना सेपरेट करना है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, दैट फोर्स इज क्वाइट अ लार्ज फोर्स, काफी बड़ा फोर्स होता है। तो ये उसका फॉर्मूला है, लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ 2 ग्लास प्लेट अपार्ट, F इज 2A कैपिटल की cos थीटा बाई डी। सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, बहुत है। अगर ये वाटर हो गया तो आपको पता है 0 हो जाता है थीटा उसके लिए, प्योर वाटर के लिए। तो हमारा जो फोर्स है वो हो जाएगा 2A कैपिटल T बाई डी, वेयर D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, A is the area, T is surface tension and D is the distance between the 2 plates. Now moving on to the last part, आपको यहाँ पे एक ट्यूब दिख रही है बेटा, जिसका रेडियस एक का R1 है, एक का R2 है। यहाँ पे लिक्विड की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है और यहाँ पे लिक्विड की हाइट कम है। आपको इन दोनों का डिफरेंस H पूछा है, तो H इज नथिंग बट H1 माइनस H2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो H मिल जाएगा। फिर हमने ये सब्स्टिट्यूट किया बेटा, आपको कैपिलरी का फॉर्मूला पता है ना, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा बाय R रो जी। अगर आप देखोगे तो हमने वही लगाया है H1 के लिए और H2 के लिए, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप देख सकते हो 2T cos थीटा बाय R रो जी होता है, सॉरी D नहीं G है, तो इसमें पहले वाले के लिए लगाया और फिर दूसरे वाले के लिए लगाया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2T cos थीटा बाय रो जी बाहर आ गया, 1 by R1 माइनस 1 by R2। ओके, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे हमारे पास कभी कोई एक बबल है, उसको अगर हमने चार्ज दिया तो क्या होगा। तो बेटा इट विल एक्सपैंड। अगर हम किसी भी बबल को चार्ज देते हैं, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, तो बस इतना ही करेंगे हम सरफेस टेंशन चैप्टर में। हमारा पूरा सरफेस टेंशन चैप्टर कितने कम टाइम में रिवाइज हो गया है। अब आप लोग का बस एक ही काम है, ये जितने भी फॉर्मूलाज हमने किए हैं ये आपको प्रॉपर अपने नोट्स में उतार लेने हैं और इसको बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन करना मत भूलना। मैं एक ही चीज पे बार बार जोर इसके लिए दे रही हूँ, बिकॉज बिना रिवीजन के आप ये फॉर्मूलाज भूल जाएंगे और मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग के साथ ऐसा हो। सो मेक श्योर आप हफ्ते दर हफ्ते वही जो चैप्टर आपने किया है आप उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो अभी जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।